हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है पछतावा। जब ससुर ने बहू के दुख को समझा। लगता है रात में ललित ने फिर बहू पर हाथ उठाया। मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं होती। बहू की सूजी आंखें और शरीर पर पड़े नीले निशान देखकर मेरा दिल कराह उठता है। मैं कसमसा उठता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। काश सुधा होती और अपने बेटे को समझाती, पर सुधा को तो मैंने अपनी ही गलतियों से खो दिया है। यह सोचते सोचते मेरे दिमाग की नसें फटने लगी हैं। मैं अपने आप से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं भाग सकता, क्योंकि नियति द्वारा मेरे लिए सज़ा तय की गई है कि मैं पछतावे की आग में धीरे धीरे जलूं। सरिता, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ। कुछ मंगवाना तो नहीं? नहीं पापा जी, आप हो आइए। मैं चल पड़ा, यह सोचकर कि कुछ देर बाद निकलने से शायद मेरा मन थोड़ा बदल जाए। लेकिन बाहर निकलते ही मेरा मन अतीत के गलियारों में भटकने लगा। मुझसे जवान लड़ाती है, एक भद्दी सी गाली देकर मैंने उस पर अपना क्रोध बरसा दिया। आह, प्लीज़ मत मारो मुझे, मेरे बच्चे को लग जाएगी, दया करो। मैंने आखिर किया क्या है? उसने झुककर अपनी पीठ पर मेरा वार सहन करते हुए कहा। कोख में पल रहे बच्चे पर वह आँच नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन मैं कम क्रूर नहीं था। बालों से पकड़ते हुए उसे घसीटकर हॉल में ले आया और अपनी बेल्ट निकाल ली। बेल्ट का पहला वार होते ही जोरों की चीख खामोशी में तब्दील होती चली गई। वह बेहोश हो चुकी थी। पागल हो गया है क्या? अरे, उसके पेट में तेरी औलाद है। अगर उसे कुछ हो गया तो? माँ किसी बहाने से उसे मेरे गुस्से से बचाना चाहती थी। कह देना इससे, भाड़े पर लड़कियाँ लाऊं या बियर बार जाऊं। यह मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करे, वरना अगली बार जान से मार दूंगा। कहते हुए मैंने 2 साल के नन्हे ललित को धक्का दिया, जो अपनी माँ को मार खाते देख सहमा हुआ सा एक तरफ खड़ा था। फिर गाड़ी उठाई और निकल पड़ा अपनी आवारगी की राह पर। उस पूरी रात में नशे में चूर रहा। सुबह के 6 बज रहे होंगे कि पापा के एक कॉल ने मेरी शराब का सारा नशा उतार दिया। कहाँ है तू? कब से फ़ोन लगा रहा हूँ। सुधा ने फांसी लगा ली है, तुरंत आ। जैसे तैसे घर पहुँचा तो हताश पापा सिर पर हाथ धरे अंदर सीढ़ियों पर बैठे थे और माँ नन्हे ललित को चुप कराने की बेहिसाब कोशिशें कर रही थी। अपने बेडरूम का नज़ारा देख मेरी सांसें रुक सी गई। बेजान सुधा पंखे से लटकी हुई थी। मुझे काटो तो खून नहीं। माँ पापा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुधा ने अपने साथ अपनी कोख में पल रहे मेरे अंश को भी खत्म कर लिया था, पर इतने खौफनाक माहौल में भी मेरा सातिर दिमाग काम कर रहा था। इधर उधर खूब ढूंढने के बाद भी सुधा की लिखी कोई आखिरी चिट्ठी मुझे नहीं मिली। पुलिस को देने के लिए हमने एक ही बयान को बार बार दोहराया कि माँ की बीमारी के चलते उसे मायके जाने से मना किया, तो जिद और गुस्से में आकर उसने आत्महत्या कर ली। वैसे भी मेरी माँ का सीधापन पूरी कॉलोनी में मशहूर था, जिसका फ़ायदा मुझे इस केस में बहुत मिला। कुछ दिन मुझे ज़रूर लॉकअप में रहना पड़ा, लेकिन बाद में सबको दे दिलाकर इस मामले को ख़त्म करने में हमने सफलता पाई, क्योंकि सुधा के मायके में उसकी खैर खबर लेने वाला एक शराबी भाई ही था, जिसे अपनी बहन को इंसाफ दिलाने में कोई ख़ास रुचि न थी। थोड़ी परेशानी से ही सही, लेकिन 8-10 महीने में केस रफा दफा हो गया। पर मेरे जैसा आशिक मिजाज व्यक्ति ऐसे समय में भी कहाँ चुप बैठने वाला था। इस बीच मेरी रासलीला मेरे एक दोस्त की बहन रसेली से शुरू हो गई। रसेली का साथ मुझे खूब भाने लगा, क्योंकि वह भी मेरी तरह बिंदास थी। सुधा की मौत के 1.5 साल के भीतर ही हमने शादी कर ली। वह तो शादी के बाद पता चला कि मैं शेर तो वह सवा शेर है। शादी होते ही उसने मुझे सीधे अपने अंदर में ले लिया। बदतमीजी, आवारगी, बदचलनी आदि गुणों में वह मुझसे कहीं बढ़कर निकली। मेरी परेशानियों की शुरुआत उसी दिन हो गई, जिस दिन मैंने सुधा समझकर उस पर पहली बार हाथ उठाया।
मेरे उठे हाथ को हवा में ही थाम उसने ऐसा मरोड़ा कि मेरे मुंह से आह निकल गई। उसके बाद मैं कभी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर पाया। घर के बाहर बनी पुलिया पर आसपास के आवारा लड़कों के साथ बैठी वह सिगरेट के कस लगाती। जब तब कॉलोनी के लोगों को नज़र आती। अपने दोस्तों के साथ कार में बाहर घूमने जाना उसका प्रिय शगल था। रात को वह शराब के नशे में धुत होकर घर आती और सो जाती। मैंने उसे अपने झांसे में लेने की कई बार नाकाम कोशिशें की, लेकिन हर बार उसने मेरे वार का ऐसा प्रतिवार किया कि मैं बौखला गया। उसने साफ शब्दों में मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने उससे उलझने की कोशिश की तो वह मुझे मरवा देगी या ऐसा फंसवाएगी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसके गदर से तभी तक बचा रहता जब तक कि उसके कामों में हस्तक्षेप न करता। तो इस तरह प्रकृति के न्याय के तहत मैंने जल्द ही वह काटा जो बोया था। घर की पूरी सत्ता पर मेरी जगह वह काबिज हो चुकी थी। शादी के साल भर बाद ही मुझ पर दबाव बनाकर उसने पापा से हमारे घर को भी अपने नाम करवा लिया और फिर हमारा मकान बेचकर अपने पॉश कॉलोनी में एक फ्लैट खरीदा और मुझे और ललित को अपने साथ ले गई। मेरे मम्मी पापा मेरी बहन यानी अपनी बेटी के घर में रहने को मजबूर हो गए थे। यह सब मेरी ही कारगुजारियों की अति थी जो आज सब कुछ मेरे हाथ की मुट्ठी से निकलकर रेत की भांति फिसल चुका था। अपना मकान बिकने से हैरान परेशान पापा इस सदमे को न सह पाने के कारण हार्ट अटैक के शिकार हो महीनों भर में ही चल बसे। उनके जाने के बाद मेरी माँ बिल्कुल अकेली हो गई। प्रकृति मेरे कर्मों की इतनी जल्दी और ऐसी सज़ा देगी मुझे मालूम न था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी उसके क्रियाकलाप में कोई खास अंतर नहीं आया। इस बीच 5 साल के हो चुके ललित को उसने पूरी तरह अपने अधिकार में ले लिया। उसके सानिध्य में पलता बढ़ता ललित भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ा। पढ़ाई लिखाई से उसका खास वास्ता था नहीं। जैसे तैसे 12वीं कर उसने छोटा मोटा बिजनेस कर लिया और अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से उसी के हवाले कर दी। उन दोनों के सामने मेरी हैसियत वैसे भी कुछ नहीं थी। किसी समय अपनी मनमर्जी का मालिक मैं, आजकल उनके हाथ की कठपुतली बन बस उनके रहमो करम पर जिंदा था। इसी रफ्तार से ज़िंदगी के कुछ वर्ष बीत गए। इस बीच रसीली एक भयानक बीमारी एड्स की चपेट में आ गई और अपने आप में गुमसुम पड़ी रहने लगी। अब घर की सत्ता मेरे बेटे ललित के हाथों में आ गई। हालांकि इस बदलाव का मेरे लिए कोई खास मतलब नहीं था। हाँ, ललित की शादी होने पर उसकी पत्नी सरिता के आने से अलबत्ता मुझे कुछ राहत ज़रूर हो गई, क्योंकि मेरी बहू भी सुधा जैसी ही एक नेक दिल इंसान थी। वह रसीली की सेवा जी जान से करती और ललित को खुश करने की पूरी कोशिश भी। पर जिसकी रगों में मेरे जैसे गिरे इंसान का लहू बह रहा हो, उसे भला किसी की अच्छाई की कीमत का क्या पता चलता। साल भर पहले रसीली ने अपनी आखिरी सांस ली। उस वक्त सच में मन से जैसे एक बोझ उतर गया और मेरा जीवन थोड़ा आसान हो गया। इस बीच ललित के अत्याचार सरिता के प्रति बढ़ते जा रहे थे। लगभग रोज़ रात में ललित उसे पीटता और हर सुबह अपने चेहरे और शरीर की सूजन छिपाने की भरसक कोशिश करते हुए वह फिर से अपने काम में लग जाती। कल रात भी ललित ने उस पर अपना गुस्सा निकाला था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वह ये सब क्यों सहती है। क्यों नहीं वह ललित को मुंह तोड़ जवाब देती। आखिर उसकी क्या मजबूरी है। तमाम बातें मेरे दिमाग में लगातार चलती। मेरा मन उसके लिए इसलिए भी परेशान रहता क्योंकि इतना सब कुछ सह कर भी वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता कि आखिर औरत एक ही समय में इतनी मजबूत और मजबूर कैसे हो सकती है। ऐसे वक्त पर मुझे सुधा की बहुत याद आती। अपने 4 वर्षों के वैवाहिक जीवन में मैंने एक पल भी उसे सुकून का नहीं दिया था। शादी की पहली रात जब सजी हुई वह छुई-मुई सी मेरे कमरे में दाखिल हुई थी तो मैंने पल भर में उसे बिस्तर पर घसीटकर उसके शरीर से खेलते हुए अपनी काम वासना शांत की थी। काश उस वक्त उसके रूप सौंदर्य को प्यार भरी नज़रों से कुछ देर निहारा होता
तारीफ़ के 2 बोल बोले होते तो वह खुशी से अपना सर्वस्व मुझे सौंप देती। उस घर में आखिर वह मेरे लिए ही तो आई थी, पर मेरे लिए तो प्यार की परिभाषा शारीरिक भूख से ही होकर गुजरती थी। उस दौरान निकली उसकी दर्द भरी चीखों को मैंने अपनी जीत समझकर उसका मुंह अपने हाथ में दबाकर अपनी मनमानी की थी। वह रातों में मेरे दिल बहलाने का साधन मात्र थी। और फिर जब वह गर्भवती हुई तो मैं दूसरों के साथ इश्क लड़ाने लगा, क्योंकि वह मुझे वह सुख नहीं दे पा रही थी। वह मेरे लिए बेकार हो चुकी थी, इसलिए मुझे ऐसा करने का हक था। आखिर मैं मर्द जो था। मेरी इस सोच ने मुझे कभी इंसान बनने ही नहीं दिया। हे प्रकृति, मुझे थोड़ी सी तो सद्बुद्धि देती। मैंने उसे चैन से एक सांस न लेने दी। अपनी गंदी हरकतों से सदा उसका दिल दुखाया। उसकी ज़िंदगी को मैंने वक्त से पहले ख़त्म कर दिया। उस दिन उसने आत्महत्या भी तो मेरे कारण ही की थी, क्योंकि उसे मेरे नाजायज़ संबंधों के बारे में पता चल गया था। और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इस बारे में मुझसे पूछ बैठी थी। बदले में मैंने जी भर कर उसकी धुनाई की थी। ये सब पुरानी यादें दिमाग में घूमती रहीं और कब मैं घर लौट आया पता ही नहीं चला। पापा, जब आप मार्केट गए थे उस वक्त बुआ जी आई थीं। थोड़ी देर बैठीं, फिर आपके लिए यह लिफाफा देकर चली गईं। बाजार से आते ही सरिता ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। ठीक है बेटा। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटी सी चिट और करीने से तह किया हुआ एक पन्ना रखा था। चिट पर लिखा था, माँ के जाने के सालों बाद आज उनकी पुरानी संदूकची खोली तो यह खत उसमें मिला। तुम्हारे नाम का है, सो तुम्हें देने आई थी। बहन की लिखावट थी। सालों पहले मुझे यह खत किसने लिखा होगा, यह सोचते हुए कांपते हाथों से मैंने खत पढ़ना शुरू किया। प्रिय मनोज, वैसे तो तुमने मुझे कई बार मारा है, पर मैं हमेशा यह सोचकर सब सहती चली गई कि जैसे भी हो तुम मेरे तो हो। पर कल जब तुम्हारे इतने सारे नाजायज़ संबंधों का पता चला तो मेरे धैर्य का बांध टूट गया। हर रात तुम मेरे शरीर से खेलते रहे, हर दिन मुझ पर हाथ उठाते रहे, लेकिन मन में एक संतोष था कि इस दुख भरी ज़िंदगी में भी एक रिश्ता तो कम से कम मेरे पास है। लेकिन जब पता चला कि यह रिश्ता न होकर एक कलंक है, तो इस कलंक के साथ मैं नहीं जी सकती। सोचती थी कभी तो तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा लूँगी, लेकिन अब सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मायके में भी तो कोई नहीं है जिसे मेरे जीने मरने से कोई सरोकार हो। मैं अपनी व्यथा न ही किसी से बांट सकती हूँ और न ही उसे सह पा रही हूँ। तुम ही बताओ फिर कैसे जीऊँ। मेरे बाद मेरे बच्चों की दुर्दशा ना हो, इसलिए अपनी कोख का अंश अपने साथ लिए जा रही हूँ। मासूम ललित को मारने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। खुश रहो तुम। कम से कम ललित को एक बेहतर इंसान बनाना। जाने से पहले एक बात तुमसे ज़रूर कहना चाहूँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी चाहत के इंतज़ार में पल पल मरती। तुम्हारी सुधा। पूरा पत्र आंसुओं से गीला हो चुका था। जी चाह रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ूं। ओह सुधा, माफ़ कर दे मुझे। मैं इंसान कहलाने के काबिल नहीं। तेरे प्यार के काबिल भला क्या बनूंगा। हे प्रकृति, मेरी सुधा को लौटा दे मुझे। मैं उसके पैर पकड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग लूँ उससे। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भावनाओं का ज्वार थमा तो कुछ हल्का महसूस हुआ। शायद माँ को सुधा का यह सुसाइड लेटर मिला हो और मुझे बचाने की खातिर यह पत्र उन्होंने अपने पास छिपा कर रख लिया हो। यह उन्हीं के प्यार का साया तो था कि इतना घिनौना जुर्म करने के बाद भी मैं बच गया। उन्होंने मुझे काल कोठरी की सज़ा से तो बचा लिया, परंतु मेरे कर्मों की सज़ा तो नियति से मुझे मिलनी ही थी, और वह किसी भी बहाने से मुझे मिल रही है। पर अब सब कुछ भुलाकर सुधा की वही पंक्ति मेरे मन में बार बार आ रही थी। कम से कम ललित को एक बेहतर इंसान बनाना। सरिता के मायके में भी तो उसकी बुजुर्ग माँ के अलावा कोई भी नहीं है। हो सकता है इसलिए वह भी सुधा की तरह मजबूर हो, पर अब मैं मजबूर नहीं बनूंगा। कुछ सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ।
सरिता को आवाज़ दी। जी पापा, कहते हुए सरिता मेरे सामने मौजूद थी। बहुत देर तक मैं उसे सब कुछ समझाता रहा और वह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे हैरत से देखती रही। शायद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ललित का पिता होने के बावजूद मैं उसका दर्द कैसे महसूस कर रहा हूँ, या उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मैं यह क्या और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वह मासूम तो मेरी हकीकत से हमेशा अनजान थी। पास के पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने अपनी बहू पर हो रहे अत्याचार की धारा के अंतर्गत बेटे ललित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरे कहने पर बहू सरिता ने अपने शरीर पर जख्मों के निशान उन्हें दिखाए, जिससे केस पुख्ता हो गया। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमने अपना काम कर दिया था। आगे का काम पुलिस करेगी। ललित को सही राह पर लाने का एक यही रास्ता मुझे कारगर लगा, क्योंकि सिर्फ मेरे समझाने भर से बात उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। पुलिस, कानून और सज़ा का खौफ ही अब उसे सही रास्ते पर ला सकता है। सुधा के चिट्ठी में कहे शब्दों के अनुसार मैं उसे रिश्तों की इज्जत करना सिखाऊंगा और एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, ताकि फिर कोई सुधा किसी मनोज के अत्याचारों से त्रस्त होकर आत्महत्या करने को मजबूर न हो। ऑटो में वापसी के समय सरिता के सिर पर मैंने स्नेह से हाथ फेरा। उसकी आंखों में खौफ की जगह अब सुकून नज़र आ रहा था। यह देख मैंने राहत की सांस ली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।